Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. As you already know that कि हम बहुत सारे चैप्टर वेरियस चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है 19th चैप्टर जो है अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी, यानी कि जो एक बीज है वो एक फार्मर की स्टोरी, एक किसान की स्टोरी सुना रहा है कि किस तरीके से जो फार्मिंग है उसमें कितने सारे चेंजेस आते हैं। इसमें हम काइट फेस्टिवल थोड़ा बहुत उसको देखेंगे, हालांकि डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली इस चैप्टर में काइट फेस्टिवल के बारे में जो कि गुजरात में होता है वो यहाँ जिसको उत्तरायण कहते हैं वो यहाँ पे नहीं है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लाइक एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि आप वो फार्मिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ आप वो बताइए, क्या बोलते हैं उसको, लाइक जो भी आपके फेस्टिवल्स है वो बताइए। तो उसमें काइट फेस्टिवल पढ़ेंगे, लोहड़ी के बारे में पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें। उसके बाद नीम के जो भी बेनिफिट्स होते हैं, क्यों यहाँ पे इस चैप्टर में नीम का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये चैप्टर जो है वो चल रहा है। आपको बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में पता चलेगा कि न्यू फार्मिंग टेक्निक आने की वजह से, नए तौर तरीके आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं फार्मर की लाइफ में भी और हमारे रोज़मर्रा में भी। जैसे कि फूड जो है आज वैसा टेस्ट नहीं करता जैसे पहले टेस्ट किया करता था, क्योंकि पहले डायरेक्ट फील्ड से फ्रेश चीज़ें हमें मिलती थी, राइट। तो इस चैप्टर में देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सीड्स टेल्स अ फार्मर स्टोरी। तो फार्मर की एक स्टोरी सुना रहा है एक सीड, यानी कि एक छोटा सा बीज। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ के बारे में कि देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड वांगम इन गुजरात। सो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है वांगम, जहाँ पे बाजरा उगता है, राइट। वेयर बाजरा मिलेट, जो कि एक मिलेट क्रॉप है। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिलेट। बेसिकली मिलेट्स होते हैं जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, राइट, रागी हो गया, ये सारे मिलेट होते हैं जो कोर्स्ड ग्रेन होते हैं, मतलब थोड़े दरदरे से होते हैं। कभी आपने ज्वार, बाजरा इन सब की रोटी खाई हो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। सो देयर वॉज अ प्लेस कॉल्ड वांगम इन गुजरात। तो गुजरात में एक जगह है वांगम, वहाँ पे ये बाजरा का क्रॉप जो है उगाया जाता है। दैट एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल, मतलब वो ग्रेन, बहुत सारे ग्रेन के लिए और वेजिटेबल्स के लिए फेमस है, लाइक ज्वार, बाजरा, वीट वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, वेजिटेबल्स के लिए भी फेमस है। एंड ईच ईयर फार्मर केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप। और जब भी कोई अच्छी फसल होती है तो उसका जो बीज होता है वो फार्मर ना उसको रख लेता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब रख लेता है ताकि वो उसको कभी बाद में यूज़ कर सके और एक अच्छी फसल उससे हो सके। तो एक गुड क्रॉप जो है, गुड क्रॉप का सीड वो अपने साथ रख लेता है हर साल। सो ईच ईयर फार्मर केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप। इसके अलावा जो गुड सीड्स होते हैं ना उनको हम लोग ड्राइड गोड, यानी कि जो लौकी होता है उसमें रखते हैं, जिसको मड से कोट कर लिया जाता है। तो ये जितनी भी अंडरलाइन चीज़ें हैं, जितनी भी हाईलाइटेड है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो गुड सीड्स होते हैं उनको हम ड्राइड लौकी के अंदर रख देते हैं, उसको संभाल करके, और उसका मड से कोटिंग कर देते हैं, राइट। और या फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स के अंदर भी रख सकते हो। उसके बाद दे पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स। और अगर आपने उन सीड्स को, उन बीज को बचाना है तो आप उसमें नीम की पत्ती को साइड में डाल देते हो। जैसे कि हम अपने जब भी घर के अंदर जो भी आपका कबर्ड है उसमें हम नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं ना, तो सिमिलरली हम इसके अंदर नीम लीव्स डाल देते हैं ताकि हम उस सीड को, उस छोटे से बीज को उस इंसेक्ट से वो बचा सके, कोई भी इंसेक्ट से बचा सके। एंड दे पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स। जैसे ये बॉक्स है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें इन सीड्स को रखा जाता है बहुत ही प्रोटेक्टिव मैनर में। या तो आप इसको वुडन बॉक्स में रख सकते हो, ठीक है। तो स्टोरी के हिसाब से दो तो जो दाम जी भाई होते हैं, स्टोरी के हिसाब से वो इसको वुडन बॉक्स के अंदर रखते हैं जो वो खुद से बनाते हैं। बट उससे पहले लौकी के अंदर रखा करते थे उसको मड से कोट करके, ताकि जो आपका सीड है वो एकदम प्रोटेक्टेड रहे, और उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए नीम की लीव्स के साथ डाल देते हो। इसके अलावा इन सब की फ़ोटोज़ मैं अभी दिखाऊंगी, बट उससे पहले ऊंधिया क्या होता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिश। सो ऊंधिया अ काइंड ऑफ स्ट्यू, और जहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को एक क्ले पॉट में डाल दिया जाता है, वो भी अच्छे स्पाइसेस के साथ, फ्रेश स्पाइसेस के साथ, मतलब मसालों के साथ। एंड पॉट को सील कर दिया जाता है और उसके बाद उसे कोयले के बीच रख दिया जाता है। अभी इसकी फ़ोटो देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि कोयले के बीच रख दिया जाता है। वेजिटेबल धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से कुकड होता है, वो भी एक स्पेशल कुकर में, मतलब वो जो क्ले पॉट टाइप होता है उसमें ये बनता है फील्ड्स में, यानी कि जो
उनका फील्ड होता है, वहीं पर ये चीज़ें बनती हैं। एंड द पॉट वॉज प्लेट्स अपसाइड डाउन, यानी कि पॉट को अपसाइड डाउन रखा जाता है। एंड दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया, इसलिए इस डिश को ऊंधिया कहते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन इन गुजराती। एंड ऊंधिया वुड बी ईटन विद, या तो आप इसको बाजरा रोटी के साथ खा सकते हो जो कि चूल्हे पर बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लाइक ये था वांगम विलेज की स्टोरी। तो यहाँ पे गुजरात में एक जगह है वांगम, वहाँ पे बाजरा उगाया जाता है एंड वो ग्रेन और वेजिटेबल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ सीड जो होते हैं अच्छी फसल से वो निकाल के रख लेते हैं, उन सीड को लौकी के अंदर स्टोर किया जाता है जिसको मड से कोट किया जाता है, या फिर आप उसको वुडन बॉक्स के अलग अलग कंपार्टमेंट में स्टोर कर सकते हो। एंड टू प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स आप उसमें नीम लीव्स को ऐड करके साइड में रख सकते हो। नीम के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे फेस वॉश में यूज़ होता है वो, ठीक है। इसके अलावा और भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसकी। इंसेक्ट्स मेनली, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे आपको स्किन प्रॉब्लम है, आपको टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये काम आता है। देन उसके बाद ऊंधिया, जैसे हमने देखा कि एक वेजिटेबल डिश है जिसको क्ले पॉट में रखा जाता है अच्छे से मसाले डाल के, और उसको सील कर दिया जाता है, कोयले के साथ रखा जाता है, उसको पकाया जाता है फील्ड पर, और गुजराती में इसे अपसाइड डाउन कहते हैं। दैट इज़ वाई इस डिश का नाम ऊंधिया है। इसके साथ आप रोटी और मतलब चूल्हे पे बनी हुई जो बाजरे की रोटी है वो सब खा सकते हो। इसके अलावा फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। फार्मर्स अपने लिए रख लेता है, द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स, अपने जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उतना रख लेता है, बाकी वो सोल कर देता है सिटी में, मतलब शहर जाके बेच देता है। कुछ फार्मर्स कॉटन भी उगाते हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उससे क्लोथ बनाते हैं। और आप इनको लाइक चरखा पे जो कॉटन का जो मतलब ये स्पिनिंग व्हील है, चरखे पर ये जो कॉटन का क्लोथ है ये बनाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी इस टॉपिक से रिलेटेड। देन आता है व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पल्सेस, ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट, यानी कि आप कैसे अपने ग्रेन्स को, अपने जो बाजरे के दाने वगैरह हैं या जो दालें हैं उसको इंसेक्ट से कैसे बचाओगे। तो आज के टाइम पे तो या तो आप उसको सन ड्राई कर सकते हो, या तो फिर हम उसे एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन। सो ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है कि वो क्या डिफरेंट फेस्टिवल्स है जो आप सेलिब्रेट करते हो अलग अलग सीजन में। सो देर आर मेनी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग, तो फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल्स है, लाइक लोहड़ी है, होली है, बैसाखी है। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ लोहड़ी। लोहड़ी इज़ जो है वो सेलिब्रेट होती है विंटर सीजन में, एंड 13 जनवरी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो देर आर मेनी फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मिंग, जैसे लोहड़ी है, होली है, बैसाखी है। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ लोहड़ी, एंड लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड इन द जो आपका विंटर सीजन में 13 जनवरी इन पंजाब, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नेम्स के साथ फेमस है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज पोंगल, इन तमिलनाडु में पोंगल के नाम से फेमस है। एंड डिफरेंट स्पेशल डिश आर मेड इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्पेशल डिश बनाई जाती है इन अलग अलग स्टेट्स में। सेसमे सीड्स एंड जैगरी, मतलब तिल और जो गुड़ है वो कॉमन है ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स में कॉमन है। एंड इन सम स्टेट्स इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ मैनी पीपल, कई बार तो बहुत ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं, लाइक इन पंजाब। एंड कुछ स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और गुजरात में तो काइट फ्लाइंग होती है। गुजरात में तो काइट फ्लाइंग है, बाकी इन सब फेस्टिवल्स को अलग अलग उस पर सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। नाउ देर आर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम पुराने तौर तरीक़ों से कुछ फार्मिंग करते हैं, जैसे बुल का इस्तेमाल करके, बुलक का मतलब जो बुल्स होती हैं, जो बैल होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। सो देर आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन विच वी कैन यूज़ बुलक्स टू प्लो द फील्ड, यानी कि खेत को जोतने के लिए उसके लिए आप बुल का इस्तेमाल करते हो। इवन स्टोर्ड ग्रेन को जो हमने वुडन बॉक्स या लौकी के उसमें रखा है उसको एज अ सीड इस्तेमाल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, मतलब ये तो ट्रेडिशनल था, ये तो बहुत पुराने समय से चल रहा था, लेकिन न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग भी है जिसके अंदर हम ट्रैक्टर ले आए फील्ड को प्लो करने के लिए, एंड दे स्टॉप्ड ग्रोइंग दोज क्रॉप, वो क्रॉप्स उगाना ही छोड़ दिया जिनके प्राइजेस मार्केट में अच्छे नहीं मिल रहे। ठीक है, सो यहाँ वही चीज़ लिखी है कि ऑन दी अदर हैंड फार्मर्स स्टार्टेड न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अलग तरीक़ों से फार्मिंग करना
शुरू कर दिया नए तरीक़ों से, जिसमें वो ट्रैक्टर ले आए टू प्लोट द फील्ड एंड दे स्टॉप ग्रोइंग दोज क्रॉप, वो क्रॉप्स उगाना छोड़ दिया विच डिड नॉट फेच गुड प्राइस इन द मार्केट, जिसका मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है। एंड उनको अब ग्रेन, जो अच्छी क्रॉप, अच्छी फसल का जो सीड है, वो भी उसको या फिर ग्रेन को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट स्टोर ग्रेन्स टू बी यूज्ड एज सीड, बिकॉज वो वहाँ से मार्केट से बाय कर लेते थे। दे कुड बाय सीड्स फ्रॉम दी मार्केट एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते थे फार्मिंग में। पहले तो चलो काउ डंक, मतलब बुल है, काउ है, तो इनका डंक इस्तेमाल कर लिया जाता था, गाय का गोबर इस्तेमाल कर लिया जाता था कि जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल में ऐड कर सके। लेकिन अब बुल नहीं है, ट्रैक्टर्स हैं और ये सारी चीज़ें ले आए हैं बुलक्स को हटा करके, बहुत सारी अलग मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ले आए हैं, तो उसकी वजह से ये सब मिलता नहीं है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो बहुत बेकार होते हैं, स्मेल में भी और एक्सपेंसिव होते हैं। सम मोर चेंजेस, जैसे विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वाज नो काउ डंक, कोई काउ डंक नहीं था जो फील्ड में एज अ फर्टिलाइज़र या एज अ मैन्योर इस्तेमाल की जा सके, मतलब खाद नहीं था बेसिक लेवल पे, ये बोला जा रहा है। नाउ दे हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र, अब थोड़े महंगे फर्टिलाइज़र खरीदने पड़ते थे जो केमिकल बेस्ड होते थे और जो आपका जो सॉइल था उसको ख़राब करते थे। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाते थे उन सीड्स पे। मेडिसिन को स्प्रे करना पड़ता था क्रॉप्स के ऊपर ताकि इंसेक्ट को दूर रखा जा सके, और उनसे बहुत गंदी स्मेल आती थी एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे जो फर्टिलाइज़र्स थे। सो कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। अब जो नई क्रॉप्स थी, मतलब जो नए सीड्स फार्मर्स लेकर आए थे, उसमें कैनाल वाटर जो था वो उतना इनफ नहीं था, उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऑल फार्मर्स यूज्ड पंप्स, ये पंप का इस्तेमाल करते थे। सो फार्मर्स जो थे वो पंप का इस्तेमाल करते थे ताकि पानी को अंडरग्राउंड से, मतलब डीप अंडरग्राउंड से बाहर निकाला जा सके पानी को। एंड टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा भी हो जाता था, नए सीड्स लाने पड़ते थे, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता था, तो इतनी सारी एक्सपेंसेस की वजह से इनको लोन लेने पड़ते थे। लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लेना पड़ता था, बहुत कम प्रॉफिट होता था। सो लिखा है टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लेना पड़ता था। एंड वट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड, जो भी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता था उसको लोन में ही चुका दिया जाता था, मतलब लोन के रीपे में ही सारा कुछ यूज़ हो जाता था। बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट। सब लोग जो थे वो कॉटन उगाते थे, तो प्राइजेस जो थे कॉटन के वो इतने ज़्यादा हाई नहीं थे पहले जैसे। एंड सॉइल भी इतना ज़्यादा यूज़ होकर बार बार द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम, सॉइल भी जो थी वो सेम क्वालिटी की नहीं रही थी। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर, बार बार अगर आप सेम क्रॉप उगाओगे, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करोगे, हैड अफेक्टेड सॉइल को इफेक्ट करा बहुत ज़्यादा। एंड नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर, वहाँ पे कुछ भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाता था। एंड इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन, और फार्मिंग करके अपना लाइवलीहुड चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। धीरे धीरे, मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसा ही होता है जब भी आप एग्रीकल्चर करते हो और जब भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो यही सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। फार्म की जो फर्टिलिटी थी, फार्म विल लूज फर्टिलिटी आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद जो फार्म की फर्टिलिटी थी वो एकदम ख़राब हो चुकी थी, मतलब वो सर्टाइल हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी, क्योंकि फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते थे। एंड दे आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग इन डेट ट्रैप, मतलब ये डेट ट्रैप में चले जाते हैं, यानी कि जो कर्जा है उसमें डूब जाते हैं। एज दे हैड टेकन लोन्स टू बाय ट्रैक्टर, क्योंकि उन्होंने लोन लिए थे ट्रैक्टर खरीदने के लिए, उन्होंने लोन लिया था सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, तो अब बहुत ज़्यादा भारी कर्जा हो जाता अगर उनका फसल ख़राब हो जाता। एंड इन फ्यूचर दे मे नॉट बी एबल टू प्रॉपरली वर्क ऑन देयर फार्म, और हो सकता है कि वो अपने फार्म पे भी काम ना कर पाए प्रॉपरली। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में, वैसे तो चैप्टर्स अभी ज़्यादा है, तो देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। कि हमने ये पढ़ा था कि गुजरात में एक जगह है वांगम, वहाँ पे बाजरा का जो क्रॉप है वो उगाया जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस है वो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, वांगम जो जगह है। और वहाँ पे हर एक जो फार्मर होता है अपनी अच्छी फसल का बीज या जो ग्रेन होता है वो संभाल के रखता है एक लौकी के अंदर, ठीक है, जिसका फोटो हम अभी देखेंगे, जिसको मड से कोट किया जाता है या फिर उसको वुडन बॉक्स में रखा जाता है एज पर द स्टोरी। एंड नीम की लीव्स को रखा जाता है ताकि उसको हम इंसेक्ट से बचा सके, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सके, और डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में रखा जाता है। ऊंधिया एक स्पेशल डिश है वहाँ की, एंड जिसमें
पॉट को अपसाइड डाउन प्लेस किया जाता है, उसमें वेजिटेबल कुक की जाती हैं। इस डिश को ऊंधिया कहते हैं और इसको बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है जो चूल्हे पे बनती है। देन उसके बाद ग्रेन्स एंड वेजिटेबल को उगाया जाता है, मतलब फार्मर्स उगाते हैं इसे अकॉर्डिंग टू द सीज़न। एंड बाकी अपना जो थोड़ा सा रख लेते हैं और बाकी सेल कर देते हैं मार्केट में। एंड कॉटन भी ये लोग उगाते हैं और साथ में चरखे की मदद से क्लोथ बना लेते हैं। और उसके बाद हमें ग्रेन्स एंड पल्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एयर टाइट कंटेनर्स की ज़रूरत होगी। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक लोहड़ी है, होली है, बैसाखी है, काइट फेस्टिवल है गुजरात में, जो कि मनाया जाता है फार्मिंग से रिलेटेड ये फेस्टिवल्स हैं। और तमिलनाडु में पोंगल है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ट्रेडिशनल मेथड होते हैं फार्मिंग के और न्यू मेथड्स होते हैं। न्यू मेथड में हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है और सीड्स जो हैं हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और जो फसल को मतलब जो सॉइल है उसको थोड़ा सा बेकार बना देती है, सर्टाइल या बंजर टाइप बना देती है, बार बार केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो। बाकी ये सारी चीज़ें आप दोबारा से एक बार समझ लेना, पढ़ लेना, मतलब नोट्स बना लेना और जो जितना हो चुका है, जितना मैं करा चुकी हूँ उतना एक और बार रीड कर लेना। देन उसके बाद आता है ये न्यू मेथड क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू ओवर एक्सप्लॉइट द सॉइल। मतलब जो नया मेथड है ना एग्रीकल्चर का, जो हमने मेनली यहाँ पे पढ़ा था, ये सारे आपके नए मेथड्स हैं जिसमें हम सीड्स बाहर से परचेज करके लाते हैं, एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये सारी चीज़ें जो थी तो ये ना ओवर एक्सप्लॉइट कर देती हैं सॉइल को और ज़्यादा ख़राब कर देती है और बाकी रिसोर्सेज को भी। पानी भी ज़्यादा लगता है, जैसे यहाँ लिखा है कि कैनाल वाटर काफ़ी नहीं है क्रॉप्स को उगाने के लिए, हमें अंदर से नीचे से पानी निकालना पड़ता है जो अंडरग्राउंड वाटर है। एंड जिसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी एकदम ख़राब हो जाता है। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विच में रिजल्ट इन द लैंड बिकमिंग बैरन, यानी कि लैंड जो है वो बंजर हो जाता है अगर आप ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे। तो यहाँ से हम ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि जो न्यू मेथड है एग्रीकल्चर के उन्होंने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है एंड जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ख़राब हो गई और लैंड जो है वो बैरन हो गया। ज़्यादा इरिगेशन, टू मच इरिगेशन डिप्लीट्स द ग्राउंड वाटर एंड दस लीव्स लिटिल वाटर फॉर फ्यूचर। ज़्यादा इरिगेशन करोगे तो ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा एंड हमारे पास फ्यूचर में बहुत कम पानी बचेगा। एंड मशीन, एक मशीन, अ मशीन कैन डू वर्क ऑफ मेनी पीपल। मतलब जो ट्रैक्टर है और जो मतलब बुल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, और या फिर जो लोग हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा काम जो है वो मैकेनाइज्ड होता है, मशीन के थ्रू हो जाता है। तो मशीन कैन डू द वर्क ऑफ मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों का काम जो है वो मशीन ही कर देती है, जिसकी वजह से विच लीव्स पीपल मैनी पीपल जॉबलेस, जिसकी वजह से कुछ जो लोग होते हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। अपरेंटली इट लुक्स लाइक प्रोग्रेस, या हमें प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है लेकिन ये रियल प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि जो लोग हैं वो उनके मतलब बेरोज़गार हो जाते हैं। सो ये है ड्राइड जो हम कहते हैं लौकी, जिसमें सीड्स हैं एंड ये नीम लीव्स है जो हर चीज़ में यूज़ होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है और कबर्ड में भी आप इनको रख सकते हो। स्किन प्रॉब्लम है तो वो भी, उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। देन ये ऊंधिया है, इस तरीके से पॉट को बनाई जाती है, मतलब पॉट को अपसाइड डाउन रख करके बनाया जाता है। ये डिश है ऊंधिया की एंड दिस इज़ बाजरा रोटी। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद है कि यहाँ पे दिस इज़ काइट फेस्टिवल। ये काइट फेस्टिवल है जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे हमने जो काइट फेस्टिवल देखा था ना गुजरात में, तो उसके बारे में एक दो लाइंस मैंने यहाँ पे मतलब ये मैंने नेट से निकाला है, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो नहीं। सो यहाँ लिखा है काइट फेस्टिवल के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये जो काइट फेस्टिवल है इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ द साइन ऑफ फार्मर्स। ये वाला लाइन पढ़ रहे हैं कि ये फार्मर का साइन है। इट इज़ द साइन फॉर फार्मर्स, मतलब फार्मर्स के लिए साइन है दैट सन इज़ बैक, जो सन है, जो सूरज है वो वापस आ चुका है। एंड दैट हार्वेस्ट सीजन इज़ अप्रोचिंग विच इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति। इसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन को, दिस डे कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट डे। यहाँ पे फसलों की कटाई होती है, हार्वेस्ट होती है इंडिया में, एज इट ऑल्सो मार्क्स द टर्मिनेशन ऑफ विंटर सीजन एंड बिगनिंग ऑफ द न्यू हार्वेस्ट सीजन। के मतलब एक नया हार्वेस्ट सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। ये एक प्रोसेस है, कुछ ऐसा बताया हुआ है। वी ऑफन लिमिट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड टेक्नोलॉजी टू मीन ओनली बिग मशीन्स। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बड़ी बड़ी मशीन्स और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, लेकिन टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। अ प्रोसेस और मेथड इज़ ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी। किसी तरीके से या किसी मेथड से कोई काम किया गया है तो उसको भी टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि बड़ी मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अ प्रोसेस और मेथड इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी फॉर विच वी माइट नॉर्मली यूज़ द वर्ड टेक्निक, जिसके लिए हम टेक्निक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी कुड डिस्कस हाउ मेकिंग डो फ्रॉम ड्राई आटा, कि किस तरीके से हम आटा गूंथते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी है, एक स्पेशल प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको आटे को छानना होगा,
उसमें पानी डालो धीरे धीरे, उसको नीड करो, मतलब उसको गूँथने की कोशिश करो। यू विल श्योरली अप्रिशिएट दिस इफ़ यू हैव मेड अ मेस बाय पुटिंग टू मच वाटर। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर आप, वही बात है कि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो और आटा जो है डालना पड़ेगा। तो इट्स अ प्रोसेस, आपने कभी घर में देखा होगा ये सब चीज़ें होते हुए। ब्रिंगिंग इट टू द डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक आपको उसको गूँथना होगा। एट द एंड कलेक्टिंग द डो इनटू वन बिग लंप, एक बड़ा सा ऐसे आटे को, सारे आटे को मतलब ऐसा गूँथ के इस तरीके से एक लंप बनाना होता है। ऑल दीज माइट बी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स में इसको बयान करना या इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रोसेसेस। लेकिन यही इसका प्रोसेस होता है। कभी आप देखना किचन में जाके, जब भी रोटियां बन रही होती हैं, मतलब रोटी बनने से पहले का प्रोसेस है ये आटा गूंथना। तो इट्स ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी, मतलब ये भी एक टेक्निक है या ये भी एक मेथड है, प्रोसेस है जिसे हम यूज़ करते हैं। सो यही था आपका आज का चैप्टर, अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। आप इसको नोट डाउन करना अच्छे से और इसके नोट्स बनाना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए। दिस इज़ चैप्टर 19 और हमारे पास 22 चैप्टर हैं, तो कुल 3 चैप्टर्स हमारे पास बचे हैं, 20, 21, 22। तो एक बार ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे जो कि पिछले सीटैट में कभी पूछे गए हैं। सो ये आपका पेपर 1 के लिए जो है बिल्कुल आपका 5th क्लास का ईवीएस का समरी सारा तैयार हो जाएगा। फिर हम मैराथन सेशंस लेकर आएंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा था। सो अभी तक के लिए बस इतना ही है, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, एंड इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटैट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेपर दिसंबर एंड में हो सकता है, मतलब दिसंबर एंड टू जनवरी के स्टार्टिंग तक आपका जो पेपर है वो हो सकता है। तो उसके लिए ईवीएस का समरी आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग, मतलब हमेशा से, डिसर्निंग वर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है, और डिसर्निंग का मतलब होता है हमेशा से फाइंड आउट करने की कोशिश करो, डिस्कवर करो न्यू चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।